हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छी बात मतलब बहुत मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। उसका नाम है हमारे पास में कि डेटा टाइप और उनके कन्वर्जन स्पेसिफाई कौन कौन से। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग अगर बिगिनर्स हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी जो गलती होती है वो इसी लेवल पे होती है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आप उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप अपने कन्वर्जन स्पेसिफायर और डेटा टाइप के साथ में बहुत कुछ और कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोग्राम को और बेहतर ढंग से अच्छा आउटपुट एक बेटर प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। और साथ साथ कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम जिनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, वो सारा का सारा आप हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की कि डेटा टाइप और उनके कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन कौन से हैं। हालांकि हमने बात कर चुके हैं इस वीडियो से पहले, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया था कि डेटा टाइप एक्चुअली में क्या क्या होते हैं। और उससे पहले जब हमने लिटरल की बात की थी तो हमने बात किए थे कि उनके कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन कौन से। आज देखते हैं कि उनको एक साथ में हम लोग दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। एक साथ में जब वेरिएबल आते हैं तो उनको एक साथ में किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल है जिसके लिए हमें इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग प्रिंटफ के लिए और स्कैनफ के लिए। ओके, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेन। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। और दोस्तों यहाँ हम लोग लिख रहे हैं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न 0। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। और हमने कहा कि भी हमारे पास में एक वेरिएबल है। हमने कहा हमारे पास एक वेरिएबल है, ए नाम का एक वेरिएबल है, और इसके अंदर किस तरह से वैल्यू लें और किस तरह से ना लें, ये सारा खेल जो है वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। दोस्तों, अगर इसका जो टाइप है वो इंट टाइप है, इंटीजर टाइप है, तो आप इसके साथ साथ में कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफायर काम में ले सकते हैं, उनका क्या यूज आने वाला है, वो हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने एक दो प्रोग्राम आपने पीछे भी देखे होंगे या फिर आपने बनाए भी होंगे, तो आपने जनरली इसमें ये लिखा है कि मैं इसमें एक वैल्यू डाल देता हूँ 5, और आपने ऐसा लिखा होगा कुछ प्रिंट एफ, और आप एक को प्रिंट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर %d काम में ले रहे हैं। यही है कन्वर्जन स्पेसिफायर। तो क्या हो अगर मैं यहाँ पर f काम में लूँ, क्या हो यहाँ पर अगर मैं o x काम में लूँ, क्या हो यहाँ पर जब मैं c काम में लूँ, है ना। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो ये तो है डेटा टाइप और ये है उसका कन्वर्जन। तो कौन कौन से डेटा टाइप के लिए कौन कौन सा कन्वर्जन स्पेसिफायर सही रहता है, कौन कौन सा नहीं लगाना चाहिए, ये इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स है उनके लिए कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफायर अवेलेबल है। पहले एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रोग्राम के अंदर उसका बिहेवियर देखेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि डेटा टाइप में क्या बात कर रहा हूँ और डेटा टाइप के कन्वर्जन की क्या बात होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप और उनके कन्वर्जन की। दोस्तों, जो आपने डेटा टाइप पढ़े हैं, ठीक है, तो आपने अभी तक ये डेटा टाइप पढ़ा है कि इंटीजर डेटा टाइप। ओके, इंटीजर डेटा टाइप। तो दोस्तों, इंटीजर डेटा टाइप आपके पास में कौन कौन से होते हैं? तो आपको मैंने बताया था, आपके पास एक तो होता है अनसाइंड, या फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, याद भी करवा देता हूँ। दोस्तों, हमारे पास में 4 होते हैं। शॉर्ट इंट, या खाली शॉर्ट भी लिख सकते हैं। फिर होता है इंट, फिर होता है लॉन्ग इंट, और एक नया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ग इंट। ठीक है, तो ये 4 मेन होते हैं। अभी जो चारों है वो साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। टोटल हमारे पास 8 होने वाले हैं। तो वो 8 के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अनसाइंड, शॉर्ट और इंट। एक तो ये होता है दोस्तों। फिर एक होता है अनसाइंड इंट, और एक होता है अनसाइंड लॉन्ग इंट, और ये एक्चुअली सेमीकोलन है। ओके, और एक और होता है हमारे पास में अनसाइंड लॉन्ग इंट। दोस्तों, शॉर्ट इंट को शॉर्ट भी लिखा जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इंट को तो इंट ही लिखना पड़ेगा। लॉन्ग इंट को खाली लॉन्ग भी कह सकते हैं, लॉन्ग भी लिख सकते हैं, और वही लॉन्ग इंट को लॉन्ग भी कहेंगे तो भी वो लॉन्ग इंट ही माना जाएगा। तो ये हमारे पास में 4 तो हो गए अनसाइंड के लिए। इन चारों के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, और इनके साथ साथ में 4 और होते हैं हमारे पास में जो कि साइंड के साथ चलते हैं। तो मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ, साइंड शॉर्ट इंट। ओके दोस्तों, और एक हम लोग लेंगे यहाँ पर अनसाइंड, नहीं मतलब साइंड इंट, और एक ले लेते हैं कि अगर इस टाइप का हो तो साइंड लॉन्ग इंट। ठीक है, और एक ले लेते हैं साइंड
लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो ये हमारे पास में इतने सारे टाइप्स अवेलेबल है। मैं वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ डाटा टाइप के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेमीकोलन को जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि यार ये जो डेटा टाइप्स है वो क्या क्या है, उनके साथ में कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफायर हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ डाटा टाइप का नाम लिखे हुए हैं। चलिए अब मैं इनका कन्वर्जन स्पेसिफायर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने सुना होगा जनरली हम जो काम में लेते हैं, जैसे कि मैं अगर कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं खाली इंट लिखता हूँ, तो वो एक्चुअली में साइन माना जाता है। तो अगर आपने वेरिएबल कुछ इस तरह से बनाया है इंट ए, है ना दोस्तों, तो इसको पूरा पढ़ा जाएगा साइंड इंट ए। क्या पढ़ा जाएगा? साइंड। तो साइंड को लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखो तो वो साइंड ही माना जाता है। तो आप इंट लिखें या साइंड इंट लिखें, दोनों का मतलब सेम होने वाला है। उसी तरह से अगर आप लिखते हैं शॉर्ट, क्या लिखते हैं? शॉर्ट, तो वो साइंड शॉर्ट इंट माना जाएगा, ठीक है। अगर आप लिखते हैं अनसाइंड शॉर्ट इंट, तो आप ये इसको कह सकते हैं, उसका शॉर्ट क्या बनेगा भाई? अनसाइंड शॉर्ट इंट का। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ शॉर्ट ए, ये मेरा वेरिएबल है, तो इसको पढ़ा जाएगा शॉर्ट कौन सा है? साइन अनसाइंड। हम लोग कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साइंड शॉर्ट इंट ए। तो आप जब ऐसा लिखते हो तो कंप्यूटर इसको हमारा साइंड शॉर्ट इंट ए, ये हमारा सी इसको समझता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो कुछ चीजें डिफॉल्ट भी होती है जिसका हमें यहाँ पर ध्यान भी रखना होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हमें क्या लिखते हैं तो क्या समझता है। अब देखते हैं कि वेरिएबल जिस तरह का है तो उसका कन्वर्जन स्पेसिफायर किस तरह से लिखा जाएगा। तो आपने बहुत बार परसेंटेज डी यूज किया है, तो परसेंट जो डी है वो एक्चुअली में साइन इंट के लिए लगाते हैं। आप चाहें तो यहाँ परसेंट आई का भी यूज कर सकते हैं, दोनों हमारे साइन इंट के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ तो आज तक आपने पढ़ा है, लेकिन अभी तक हमने इसके अलावा कहीं प्रोग्राम के अंदर अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम डिस्कस किए हैं, हमने कोई और डेटा टाइप लगाया नहीं है, ठीक है। तो अगर वो सारे डेटा हम लोग पढ़ लें, तो उनकी कन्वर्जन हम लोग पढ़ लें, तो हम लोग ये आराम से लगा सकते हैं अपने वेरिएबल के साथ में। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि साइंड शॉर्ट इंट है, क्या है? साइंड शॉर्ट इंट। तो इसके साथ में क्या लगाते हैं हम लोग? इसके साथ हम लोग लगाते हैं एच डी। क्या लगाते हैं दोस्तों? परसेंट एच डी लगाते हैं। आप समझिए ना। तो एच क्यों लगाते हैं? एक्चुअली में परसेंट एस तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट में एस तो हम लोग ले नहीं सकते, एस किसी और के लिए रिजर्व्ड है। तो हमने क्या कर दिया? सेकंड लेटर ले लिया एच, ठीक है। तो हम लोग इसको परसेंट एच डी लिखते हैं। अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमारा वेरिएबल जो है वो अगर हमने साइंड शॉर्ट इंट से बनाया है, तो उसको रीड करना है या फिर उसको प्रिंट करना है, तो हमें कन्वर्जन स्पेसिफायर चाहिए होगा। वो कन्वर्जन स्पेसिफायर आपके पास में परसेंट एच डी होने वाला है। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉन्ग इंट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग। तो लॉन्ग इंट के लिए हम लोग लगाते हैं एल डी। क्या लगाते हैं दोस्तों? एल डी। ये होता है हमारे पास में लॉन्ग इंट के लिए। अब यहाँ पर जो एल है वो कैपिटल ना ले, आप छोटा ही ले, ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल इस टाइप का है लॉन्ग का, तो आप लेंगे परसेंट एल एल डी, ठीक है। तो सभी आप स्मॉल में रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। कैपिटल मत लिख दीजिएगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे परसेंट कैपिटल डी कुछ नहीं होता। हाँ, तो आप परसेंटेज के साथ में स्मॉल एच डी लिखें या स्मॉल डी लिखें या स्मॉल एल डी या स्मॉल एल एल डी लिखें, तो सबसे बेटर माना जाता है, ओके। तो देख लेते हैं कि अनसाइंड के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अनसाइंड के लिए अगर इंटीजर है तो हम लोग लगाते हैं यू। क्या लगाते हैं? यू। और साइन के लिए लगाते हैं डी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, जिस तरह से शॉर्ट के लिए हमने क्या लगाया? एच डी लगाया। क्या लगाया? एच डी। उस तरह से आप अनसाइंड शॉर्ट के लिए लगा सकते हो एच यू, परसेंट एच यू, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ अच्छे से काम करेगा, और ये बिल्कुल इसके लिए बना हुआ है। अब हमने लगाया था, यहाँ पर लगाया था एल डी, तो यहाँ हो जाएगा एल यू, परसेंट एल यू, और यहाँ हो जाएगा परसेंट एल एल यू। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि अभी कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे इंटीजर टाइप के, उनके साथ में हम लोग कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफायर लगाते हैं। चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बनाया हैश इंक्लूड। ये हमारी हेडर फाइल है जो कि स्कैनफ और प्रिंटफ के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। ये हमारा मेन है, इंट मेन, ठीक है। और ये हमने लिख दिया रिटर्न 0। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम का आर्किटेक्चर बन चुका है। नाउ अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल की बात करनी है, ठीक है। वेरिएबल में ए नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और उसमें एक वैल्यू डालना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसका जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मैंने डाला 101, तो ये वैल्यू मानी जाती है डेसिमल वैल्यू। क्या मानी जाती है दोस्तों? ये डेसिमल वैल्यू मानी जाती है। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे अगर ऑक्टल डालना है, ठीक है, तो ऑक्टल कैसे डालते हैं? तो ऑक्टल के लिए दोस्तों आपको किसी भी वैल्यू के आगे, किसी भी नंबर के आगे अगर आप 0 पुट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? ऑक्टल बन जाता है।
तो दोस्तों ये एक ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है, ये ऑक्टल वैल्यू आपको ए में डालेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारी वैल्यू ऑक्टल है तो उसका टाइप क्या रहेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ऑक्टल हो चाहे वो हेक्साडेसिमल हो चाहे वो डेसिमल हो, सब के सब इंटीजर ही होते हैं। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक नॉर्मल नंबर है जैसे 65, 25, -25 है ना, कोई भी एक नंबर है तो वो एक इंटीजर नंबर होगा, उसके लिए आप इंट लेंगे, ठीक है, या फिर इंट का कोई भी टाइप ले लेंगे, शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, है ना। और अगर आपके पास ऑक्टल भी है या फिर हेक्साडेसिमल भी है तो उसके लिए भी आपको शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल के लिए कोई अलग से स्पेसिफिक टाइप नहीं होता, वो इंटीजर ही होता है, तो आपको इंटीजर वाले टाइप ही यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि भाई मुझे इंटीजर वाला टाइप लेने पड़ेंगे। अब इंटीजर में भी 4 होते हैं मेजरली, शॉर्ट वाला है, लॉन्ग वाला है, इंट वाला है और लॉन्ग लॉन्ग इंट है। ये भी दो वेरिएंट में आते हैं, साइन अनसाइन में, तो कौन सा लें आप? तो आप जो चाहे वो लीजिएगा, बस इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर आपने सपोज करो कि आपने यहाँ पे ले लिया लॉन्ग लॉन्ग इंट, ले लिया लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट बहुत बड़ा है, उनकी साइज बहुत बड़ी होती है और नंबर इतना बेचारा बड़ा नहीं है, तो आप अननेसेसरी ही अपना मेमोरी वेस्ट कर देंगे। या मान लीजिए नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और आपने यहाँ पर ले लिया शॉर्ट इंट, तो आपका पूरा नंबर फिट हो नहीं पाएगा। तो बस इसका ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो वेरिएबल है, मेरे जो डाटा टाइप है, उनकी क्या रेंज क्या है, उस वेरिएबल की रेंज क्या हो सकती है। अगर इसका आगे इंट लिखूँ तो, अगर शॉर्ट लिखूँ तो सर रेंज क्या होगी। तो उसके लिए आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास में आपके कंपाइलर के अंदर एक हेडर फाइल होती है जिसको हम लोग कहते हैं limits.h। तो मैंने वीडियो में बताया था, उसको प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि limit.h के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं, जिस टाइप के साथ बना रहे हैं, उसमें क्या पॉसिबल वैल्यूज की रेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं शॉर्ट की, तो शॉर्ट की रेंज होती है -32,768 से लेकर +32,767 तक, ठीक। अगर आपको इतनी कोई छोटा सा नंबर है, 32,000 का कोई नंबर है, तो आप उसके लिए शॉर्ट लगाएं, अच्छा रहेगा। अगर आपका नंबर उससे भी बड़ा है, ठीक है, तो आप इंट ले लीजिए, और अगर आपको और ज़्यादा बड़ा नंबर चाहिए तो लॉन्ग, और लॉन्ग लॉन्ग इंट से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपका नंबर कौन सा है, उसका एग्जैक्ट टाइप कौन सा है, ठीक है। आप अगर टाइप बड़ा भी ले लेंगे तो मेमोरी वेस्टेज होगी, और छोटा ले लेंगे तो मेमोरी फिट नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक अप्रोप्रिएट टाइप ले सकते हैं अभी के लिए। तो समझने के लिए मैं इसको इंट ले लेता हूँ। इंट का मतलब है कि यहाँ पर एज जो है वो 4 बाइट का बनेगा, और 4 बाइट के अंदर इसकी बाइनरी बनकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको प्रिंट करने की सोच रहा हूँ। एक बार प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे इसको हम लोग। ये मेरा ए, तो मैंने बात करी थी कि ये जो है वो एक तरह का इंटीजर ही होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इंट ले लिया। क्योंकि आपने यहाँ पे इंट लिया है तो आप आंख बंद करके %d लगाने वाले हो, ठीक है। और आपने %d लगाया तो इसका आंसर जो है वो आपको 101 नहीं मिलेगा, है कि इस बार थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा दोस्तों, और आपको आंसर मिलेगा 65। अब आप कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से दिक्कत आ गई, ठीक है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल सही किया था, आपने इंट देखा तो %d चिपका दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट लिखा होता तो hd चिपका देते। आपकी तरफ से तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली में ये जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है %d, ये डेसिमल के लिए है। किसके लिए दोस्तों? ये डेसिमल के लिए है, ये हमारे पास ऑक्टल के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑक्टल के लिए आपको चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक और ले लेता हूँ आपके लिए, प्रिंट है इसी प्रोग्राम के अंदर। ऑक्टल के लिए हम लोग ओ लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों? ओ, और जैसे ही ओ लेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 101, जबकि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 65। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपने ऑक्टल लेना था, इसलिए आपने यहाँ पर ओ ले लिया है। बट आपको ये भी समझिएगा कि जब मैं इसको साथ में डी लगाता हूँ तो क्या हो क्या रहा है। तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि आपने एक ऑक्टल लिया है, ऑक्टल की बाइनरी बनाकर आपने ए में डाला, फिर उस बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अल्टीमेटली आपके पास ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने एक ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, और 101 जो ऑक्टल है अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आंसर 65 ही आएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसा आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सारा लूंगा, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इस तरह से चलता रहेगा। मान लेते हैं ये 4 बाइट है ना दोस्तों। तो ये हमारी पहली बाइट है, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी बाइट है। ये 4 बाइट है, जिसमें से एक बाइट को तो मैंने पूरा समझाया, बाकी बाइट्स को मैंने छोटा छोटा सा बता रहा हूँ। अब होगा क्या, आप देखिएगा इस स्टेप पे क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका ऑक्टल जो है ये स्टोर होगा यहाँ पर। तो कैसे होगा, तो आप जानते हो कि इस 1 जो है, ये जो पहला 1 है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो पहला 1 है दोस्तों, इस 1 का 3 बिट में कोड बनेगा। कोड भी क्या होता है देख लेते हैं, 1 2 4। तो 1 का कोड क्या होता है, 1 का कोड होगा 001, क्या होगा दोस्तों 001। 0 का कोड क्या होता है 000।
ठीक है, 1 का कोड क्या होगा, वही 001, 1 को ऑन कर दिए, बाकी सबको 0 कर दिए। तो ये तो है हमारे ऑक्टल नंबर और इनके कोड। ठीक है, अब कैसे स्टोर होता है वो भी आप देख लीजिए, मैंने आपको लिटर वाले में बताया भी था, आप वापस चेक कर सकते हैं। 1 का कोड है वो आपको यहाँ लिखना है, ये 1। फिर आपके पास 0 है, 0 का कोड आप लोग यहाँ लिखेंगे 0 0 0। फिर आपके पास में 1 है, तो 1 का कोड आप लोग यहाँ लिखेंगे 1 0 0, और आगे जितने भी रिमेनिंग बच गए सब क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, ये सब 0 हो गए। तो इस तरह से ये नंबर आपका एक 4 बाइट के अंदर स्टोर हो गया है, ऑक्टल नंबर। ठीक है, जिसकी बाइनरी ये रही। अब आपने क्या किया है, अब आपने इस बाइनरी को आप लोग पढ़ रहे हो %d के साथ में। तो लिटर वाले सेक्शन में हमने बात करी थी कि %d वर्क कैसे करता है। तो %d सबसे पहले MSB को चेक करता है, ये हमारी MSB कहलाती है, सबसे लास्ट वाली बिट है। तो अगर वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव मानेगा, और उस केस में क्या करेगा, जहां जहां 1 है उसके ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ लीजिए। तो 1 एक तो यहाँ पर है 64 पर, और एक है या 1 पर, तो इनको जोड़ लेंगे तो आंसर क्या आएगा 65। तो इसलिए इसका आंसर 65 आया है। एक्चुअली में आपने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर इस बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका आंसर डेसिमल आ गया। तो ये बिल्कुल सही आंसर है 65, बट ये कन्वर्जन आंसर है। तो ऑक्टल को आपने कन्वर्ट किया है किसमें, डेसिमल में। उसी तरह से यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ आपने ऑक्टल को स्टोर किया और वापस आपने ऑक्टल ही निकाला है। तो मैं बता देता हूँ %o क्या कर रहा है। तो %o क्या करता है, %o वापस 3 के पेयर बनाता है और आंसर दे देता है। तो पहला पेयर तो ये रहा, ये किसका कोड है, ये 1 का कोड है। फिर दूसरा पेयर ये रहा, ये किसका कोड है, ये 0 का कोड है। और ये पेयर किसका है, ये हमारा वापस 1 का आ गया, तो 1 आ गया। इस तरह से %o वर्क करता है। तो %o %d की वर्किंग में काफी फर्क है। %d अलग वे से काम करता है, %o 3 के पेयर बनाकर काम करता है। इसीलिए अगर आपको एग्जैक्टली सेम आंसर चाहिए तो आप o का यूज करें, ताकि ऑक्टल बाइनरी बनेगा और वापस उसी बाइनरी से आपने ऑक्टल ही बनाया, तो कोई कन्वर्जन आपने नहीं किया एक्स्ट्रा। जबकि यहाँ पर ये हुआ है कि ऑक्टल जो कि बाइनरी है में बनेगा, ए में जाएगा, और उस बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो प्रोग्राम है वो आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन वाला हो गया। तो यहाँ पर हमने बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं कि दोस्तों जब हमारे पास ऑक्टल नंबर हो तब तो आपको टाइप क्या चूज करना पड़ता है, कोई भी एक इंटीजर वाला टाइप, जो कि आपने इतने पढ़े हैं 8 में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट टू वैल्यू, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लें। और अगर आपने इंटीजर चूज कर लिया है, कोई भी इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको %d लगाना है या %o लगाना है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है हमेशा %o लगाते हैं अगर हमें वापस ऑक्टल ही देखना है और हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो %d लगा देंगे, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह की एरर नहीं है, बस प्रोग्राम का मेन मकसद बदल गया है। तो जैसे मैं %d लगाता हूँ तो ये प्रोग्राम बन जाता है मेरे पास में, कौन सा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन वाला प्रोग्राम। ठीक है, और अगर मैं और लगाता हूँ तो ये कुछ नहीं, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें कुछ खास नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्टल के साथ में क्या हो रहा है। उसी तरह से अगर आपको हेक्साडेसिमल चाहिए तो भी सेम प्रोसीजर है, तो मैं हेक्साडेसिमल के लिए दोबारा करवा देता हूँ, ताकि आपके पास में इस प्रोसेस को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ दोस्तों। वही सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया इंटीजर मेन। ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक आर्किटेक्चर है। इतना प्रोग्राम तो आपको लिखना ही होगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्जाम में बैठे, सी का प्रोग्राम तो इतना तो लिखना पड़ेगा। नाउ अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेना चाहूंगा a, इसमें मैं एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को डालना चाहता हूँ। अब हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे लिखते हैं, सपोज करो मैंने लिखा 41, क्या लिखा दोस्तों, 41 लिखा, तो ये 41 जो है वो डेसिमल का 41 है। ओके, अगर मैं इसका आगे 0 लगा दूं तो ये बन जाता है ऑक्टल का 41। ठीक है, अगर मुझे हेक्साडेसिमल दिखाना है तो मैं यहाँ पर x या कैपिटल X का यूज करूंगा। ठीक है, आप कोई भी यूज कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ x या कैपिटल X का यूज कीजिएगा तो आपके पास में ये बन गया एक हेक्साडेसिमल नंबर। और अगेन हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो कोई भी डेसिमल हो, वो सब के सब इंटीजर ही होते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटीजर टाइप ले लीजिएगा, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, तो कन्विंस के लिए मैंने इंट ले लिया अभी। चलिए अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ए को मैं प्रिंट करता हूँ, और जैसे ही आपने यहाँ पर देखा इंट, तो आपने अगर यहाँ %d लगाया तो देखो हुआ क्या है दोस्तों, ये था हेक्साडेसिमल, इसमें गया बाइनरी, इस बाइनरी को आपने बनाया डेसिमल, तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का कन्वर्जन वाला प्रोग्राम बन गया है। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर डेसिमल बना देगा, तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या करें। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल चाहिए उसके लिए आप लोग यहाँ पर
आप लोग यहाँ पर स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल जो एक्स होता है हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक होते हैं हमारे पास में। तो अगर आप स्मॉल एक्स काम में ले रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है अगर उसमें अल्फाबेट आ रहे हैं तो ए से लेकर जो एफ अल्फाबेट आएंगे वो आएंगे स्मॉल में, और अगर आपने इसमें कैपिटल ले लिया है तो आपका जो आंसर आने वाला है तो जो ए बी सी डी ई एफ आपको दिखाई देने वाले हैं वो आपके कैपिटल में दिखाई देंगे। बस इतना सा फर्क है टेक्निकली। बस जो अल्फाबेट वाला सेशन है ए से लेकर एफ वाला, वो अगर आपको छोटा देखना है तो छोटा एक्स लीजिएगा, अगर आपको कैपिटल में देखना है तो कैपिटल एक्स लीजिएगा। दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम मानी जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। कैपिटल और स्मॉल होने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्मॉल एक्स लिया है, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। पहले ये हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर कैसे करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256 इस तरह से चलता रहेगा। ये हमारा पास में दोस्तों 4 बाइट हो गई है। कितनी बाइट, 4 बाइट, 1 2 3 और 4। तो पहली बाइट को तो मैंने पूरा खोला है, बाकी वाली बाइट को मैंने खोला नहीं है, ऐसे लिख दिया बस। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर कैसे होता है, ठीक है। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल का जो भी होता है जैसे 1 और 4, अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो इनका जो कोड होगा वो 4 बिट में लिखा जाएगा। सॉरी, कितने बिट में, 4 बिट में। जैसे कि 1 का कोड क्या होता है, 1 कर दिया, ये हो गया 1 का कोड। 4 का कोड क्या होता है, ये हो गया 4 का कोड, ठीक है। तो ये 1 का कोड है, ये 4 का हेक्साडेसिमल कोड है। अब आपको करना क्या है, बस इन कोड को यहाँ पर रखना है जैसा आपने ऑक्टल में रखा था। तो पहले मैं 1 का कोड रखूंगा 4 बिट में, ये 1 का कोड, फिर मैं 4 का कोड रखूंगा, ठीक है, ये 4 का कोड, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग बच गया सब क्या होंगे, 0, क्या होंगे दोस्तों। तो ये हो गई इसके बिहाफ पर वर्किंग। दोस्तों इसके बिहाफ पर ऐसा कुछ स्टोर हो गया है और इस 4 बाइट को हमने नाम दे दिया था ए। चलिए अब देखते हैं कि प्रिंटफ इसके अंदर क्या हुआ है। तो सबसे पहले %d की बात करते हैं। %d इस ए की बाइनरी को रीड आउट करेगा, ठीक है। और %d कैसे काम करता है, %d सबसे लास्ट वाली बिट को चेक करता है, एमएसबी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग साइन बिट भी बोलते हैं। अगर वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव है। तो %d क्या करने वाला है उस केस में, जहां जहां 1 है उसके ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेगा। तो यहाँ पर 1 है, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। एक तो यहाँ 1 है, एक यहाँ 1 है, जहां जहां 1 है उनके नंबर को जोड़ लीजिए, 1 और 64, तो आंसर क्या आएगा 65। तो इसका आंसर आएगा 65। ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, मतलब हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको दोस्तों हेक्साडेसिमल को वापस हेक्साडेसिमल ही देखना है तो बहुत आसान है, आप एक्स का यूज कीजिएगा, स्मॉल या कैपिटल जो आपको पसंद हो। उस समय क्या होता है, ये बहुत ही आसान है। ये क्या करता है, इस बाइनरी को रीड आउट करेगा, एक ही बाइनरी को रीड आउट करेगा और 4 4 के पैर में काम करेगा। तो पहला पैर ये रहा, ठीक है, दूसरा पैर ये रहा, ठीक है। बाकी आगे वाले 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। वो देखता है एक्स, ये जो पैर है 0 0 0 1 का, तो ये तो बनेगा 1 और ये बनेगा 0 1 0 0, ये बनेगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 41, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि हेक्साडेसिमल को हम लोग डेसिमल के साथ में भी यूज कर सकते हैं, वो कन्वर्जन का प्रोग्राम कहलाएगा। और हेक्साडेसिमल के साथ में हम लोग स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का यूज कर सकते हैं, तो उससे वापस सेम आंसर हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगी मेरे पास में ये बातें कि भाई हेक्साडेसिमल और ऑक्टल हो तो उस केस में हमें कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन से चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का फंडा भी समझा देता हूँ। तो अगर आप किसी भी हेक्साडेसिमल के साथ में अगर आप एक्स यूज करेंगे तो आंसर सेम आने वाला, ठीक है, आंसर अलग नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 0xA B4, ठीक, ऐसा मैंने कुछ लिखा है। ये मेरा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। चलिए इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ ए को प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्स सेम आंसर देता है, सेम आंसर देगा, लेकिन जो आंसर होगा वो सब कैपिटल में आएगा। तो इसका आंसर आएगा A B और 4। ये 0x नहीं आता, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0x नहीं आता। तो इसका आंसर यही नंबर, ये तो सिर्फ फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर आउटपुट पर हमें शो नहीं होता और हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इसमें ऐसा क्या करूँ कि मुझे यहाँ पर आउटपुट पर 0x भी दिखे या फिर ऑक्टल के केस में 0 दिखे, वो हम लोग बाद में करने वाले हैं। होता है ऐसा, लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये। नाउ अगर मैं इसके साथ में स्मॉल एक्स ले लूँ, हेलो दोस्तों, स्मॉल एक्स, तो एक्चुअली में
जो आपका आंसर है उसमें सब ए बी जो होंगे वो स्मॉल में दिखाई देंगे, तो आपको आंसर डी मिलेगा। मतलब दोनों वैल्यू सेम है, चाहे कैपिटल ए बी 4 हो चाहे स्मॉल ए बी 4 हो, दोनों वैल्यू सेम है, बस इनको देखने का तरीका अलग है। वो आप स्मॉल में देखना चाहते हो या कैपिटल में देखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर फाइनल कर सकते हो कि आपको स्मॉल एक्स चाहिए या कैपिटल एक्स चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हमने बात करी कि इंटीजर जो डेटा टाइप है उसमें हमारे पास में क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल है और उनके कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या क्या होते हैं। साथ साथ हमने ये देखा कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के केसेस में कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन कौन से लगाते हैं हम लोग और डेटा टाइप कौन कौन से लगाते हैं। तो आई होप अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप अपने प्रोग्राम को ना केवल अच्छा बना सकते हो बल्कि परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी होगी, उसमें कोई भी किसी भी तरह की एरर नहीं होगी, ठीक है, ना तो लॉजिकल ना कोई सिंटैक्स वाइज। तो जहाँ तक है यहाँ तक इन कन्वर्जन स्पेसिफायर को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इनिशियल लेवल पर, फिर ये खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि इंटीजर डेटा टाइप और उनके कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास में रियल फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले जो वैल्यूज होते हैं, उनके लिए कौन कौन सा कन्वर्जन स्पेसिफायर है और वो कैसे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बने रहेगा हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, थैंक यू।